के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वेस्ट बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर देहरादून से। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में लगभग प्लान लगातार जारी है और प्लान की मार, सुविधाओं का अभाव अमूमन पौड़ी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। परंतु हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कला, संस्कृति, रीति रिवाजों को बनाए रखना चाहते हैं या अपने आसपास के लोगों से एकता बनाए रखना चाहते हैं। इसी संदर्भ में पौड़ी के चौंदकोट जो एक परगना है पूरा, इनका एक सम्मेलन देहरादून में हुआ जो चौंदकोट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया, जिसमें आज चौंदकोट परगना के 15 लोगों को सम्मान दिया गया। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, उन्हें यहाँ पर सम्मान दिया गया। और साथ में यहाँ पर मंगल गीत, सूर्या गीत, लोकगीत और छड़ी गीतों का भी यहाँ पर शानदार आयोजन किया गया। यहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र सिंह रावत, रंजना रावत, पूनम केंथुरा, सुंदरयाल, संजय बुढ़ाकोटी, अजय बिस्ट मठानी में देखिए रिपोर्ट। दोस्तों, हमारे साथ खड़े हैं पोखड़ा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सूर्य जी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी पॉपुलर नाम है। वहाँ पर लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आते तरीके से जानते हैं। सुरेंद्र जी, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम आप किस रूप में देखते हैं? इस प्रकार के जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तराखंड के सांस्कृतिक विकास या सांस्कृतिक हितों को साधने के लिए होते हैं, तो उनको आप किस रूप में देखते हैं? जो आज कार्यक्रम था, इसके लिए मैं पूरी समिति को जो है बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे हमको श्री के नाम से जो पुरस्कार है उससे जो है उन्होंने सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जहाँ तक आप सांस्कृतिक और वहाँ की परंपराओं की बात करते हैं, तो अगर हमें वहाँ के संस्कृति को, वहाँ की परंपरा को जिंदा रखना है पहाड़ों की, तो हमें कहीं ना कहीं पहाड़ों में एक ऋषि मुनियों की तरह बैठना पड़ेगा। वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। जब तक हम पहाड़ों में बैठेंगे नहीं, वहाँ पे काम नहीं करेंगे, वहाँ के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे आज चाहे वो सरकार हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, मतलब कोई भी जो पहाड़ों के लिए जो काम होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। किसी तरह से उत्तराखंड बना है तो किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है। मतलब मेरे हिसाब से, मैं भी एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, सोशल आदमी हूँ, लेकिन जो जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से वहाँ पे हो नहीं पाया है। सुरेंद्र जी, एक मेरा प्रश्न आपसे व्यक्तिगत भी है और चैनल के दर्शकों की भी अपेक्षा करता हूँ, इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं। आप राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, आपने क्षेत्र को, राजनीतिक चीज़ों को नज़दीक से देखा है। अक्सर कहा जाता है कि उत्तराखंड का विकास संभव है जब राजनीतिक रूप से लोग अधिक सक्रिय रहेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। आप रहे हैं, आपकी एक अच्छी वहाँ पर पॉपुलरिटी रही है, तो अधिकतर लोग बोलते हैं कि सूर्य भाई, अभी भी नाम चलता है, मैंने सुना है काफ़ी करीब से। तो आप किस रूप में देखते हैं कि राजनीतिक रूप से हम कहाँ असफल होते हैं और कौन सी वो संरचनात्मक विषमताएँ हैं जो उत्तराखंड को आगे बढ़ने के लिए अवरोध का काम करती है? राजनीतिक रूप से जब तक धरातल में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके जो है नीति निर्धारक नहीं बनेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि आज भी वही लोग उत्तराखंड में मंत्री, मुख्यमंत्री बने हुए हैं जो लोग 2002 की सरकार में भी थे, 2007 में भी वही थे, 2012 में भी वही थे, 2017 में भी वही थे और 2022 में भी वही लोग बन रहे हैं। जब तक नए लोग नहीं बनेंगे तो नई चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो उन्होंने इस तरह से हाईजैक कर दिया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने पूरी तरह से सरकारों में अपना शिकंजा इस तरह से मगरमच्छ की तरह जकड़ दिया उन्होंने उस शासन को कि वहाँ जो है नया आदमी आ ही नहीं पा रहा है। जब तक नया आदमी नहीं आएगा तब तक नई चीज़ें नहीं आएंगी। और मैं सोचता हूँ कि नए लोगों को जो नए लोग हैं, जो समाज में, जो धरातल में जो लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं चुनिंदा लोग क्या है, गलत संसाधनों के तरीके से जो वो चुन के आ जा रहे हैं, जो एक्चुअल जो धरातल में काम कर रहे हैं पहाड़ों के लिए, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, जो वहाँ बस रहे हैं, वो लोग चुन के नहीं आ रहे। आज मैक्सिमम जो भी एमएलएज हैं, कोई भी व्यक्ति जो है जिस विधानसभा से वहाँ पे रहने को तैयार नहीं है, तो कहाँ से उस क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे वो किसी भी कृषि का विकास हो, चाहे उद्यानीकरण का विकास हो, कहाँ से होगा जब तक वहाँ पे इस तरह का व्यक्ति नहीं रहेगा तो जिसको जनता जो चुन के भेज रही है।
तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि धरातल पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों या स्थानीय कार्यकर्ताओं को यदि नीति निर्धारक के रूप में यदि पेश न किया जाए, उनको अवसर न दिए जाए, तो उतना बेटर आउटकम हम दे नहीं पाएंगे उत्तराखंड को। साथ में एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे भी है कि आप पौड़ी से हैं और अपने आप में आप जानते हैं पौड़ी और अल्मोड़ा में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन है। इस पलायन को आप किस रूप में देखते हैं? आपने ये बात भी अपनी स्पीच में बोली थी, और किस रूप में देखते हैं? आपने कहा था कि मजबूरी और मजबूती का पलायन, तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो टैलेंट, बेस्ट टैलेंट है, वो डाइवर्सिफाई हो कि हमारा गांव में आकर अपने टैलेंट को एकदम प्रस्तुत करे, वहाँ पर कुछ अपना स्थानीय रोजगार या संभावनाओं को तलाशे। यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि बहुत 6-7 साल पहले एक इन्वेस्टर समिट हुआ था राजीव गांधी स्टेडियम में रायपुर में, और उस इन्वेस्टर समिट में ये कहा गया था कि लोग जो है पहाड़ों में जो है लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग इस तरह से वहाँ पे काम करेंगे। और आपने देखा होगा आज किसी भी ज़िले में अगर कोई उस माध्यम से कोई लघु उद्योग खुला है तो आप वहाँ पे तमाम चीट पे अगर आप हम तो लोग काम करना चाहिए, चीट जो है आज के लिए पहाड़ों के लिए एक साफ हो गया है। और जितना भी आप देखो अग्निकांड इतने हो रहे हैं, अभी हमारे पोखरा जिलों में 2 लड़के जो है अग्निकांड में जो उसी चीड़ के जंगल में जो है जल के ख़त्म हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब तक नीति निर्धारक एक सोच तैयार नहीं करेगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो रॉ मटेरियल हमारे पहाड़ों में है, वहाँ पे पानी है, उस पानी को रोक के किस तरह से काम किया जा सकता है, जब तक जो है एक सोच की तरह, एक प्लानिंग के तहत जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, कहाँ से होगा। पोखरा की आप बात करते हैं, मैं डेवलपर हो रहा हूँ, जिस पोखरा के लिए कहा जाता था कि पोखरा का बैल भी जो है मैट्रिक पास होता है, आज मैंने अपने टाइम पे एक इन्वेस्टर में वहाँ पे भी एक ट्रस्ट को लाया, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई, और वहाँ पे बालिकाएं मात्र 500 रुपये फीस दे करके जो है वहाँ पे BBA, MBA, होटल मैनेजमेंट, BA योगा, BSc एग्रीकल्चर, इस तरह के कोर्स जो है मात्र रजिस्ट्रेशन करके जो है बिना फीस दिए हुए जो है वहाँ पे कर रही हैं। और युवाओं के लिए भी मतलब कम से कम फीस में वहाँ पे जो है ये जो वहाँ पे आज कम से कम पोखरा से 400 से 500 लड़के वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम 400 से 500 तो वहीं रुक गए, और 100 लोग से ज़्यादा वहाँ पे स्थानीय लोग वहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो 100 वो रुक गए। तो जब तक, और कुछ लोग बाहर से पढ़ रहे हैं तो कुछ वहाँ पे वो आ गए, तो मतलब पलायन का आदान प्रदान हो रहा है ना। अगर हमारे लोग जो मजबूत हो गए वो देहरादून में बस गए, और जो लोग यहाँ से जो है पोखरा में उस अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ना चाह रहे हैं वो वहाँ पे चले गए, तो कहीं ना कहीं बैलेंस संतुलन तो ला रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को इसी तरह सोचना चाहिए कि वहाँ पे वो लघु उद्योग लगाएं, वहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रियाँ लगाएं, कि वहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूट खोलें कि वहाँ पे लोग जाएँ और वहाँ पे पढ़ें, वहाँ पे रोज़गार करें, वहाँ पे किसी न किसी तरह से नई चीज़ की शुरुआत करें। कहीं ना कहीं अभी आपने पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी को सुना, उनका कहना है कि शैक्षिक रूप से और यदि औद्योगिकृत किया जाए चीज़ों को, कहीं ना कहीं उद्योग धंधे या लघु उद्योग स्थापित किए जाए, तो हम पलायन को एक संतुलन अवस्था में रख सकते हैं। हमारे साथ पूनम कैंत्रा जी हैं यहाँ पर, आज के कार्यक्रम की साक्षी बनी। हम उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार आज के कार्यक्रम को किस रूप। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के जो ये आयोजन कर रहे थे चौंतो वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत उन लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ की है, और वाकई आज ज़रूरत है पहाड़ के लोगों को एक होने की है, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने की है, रिवर्स पलायन किस तरह से फिर उस पर हमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ ख़त्म हो चुका है, पहाड़ में कुछ बचा नहीं है। तो उसके लिए अगर हम लोग पहल नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम क्या है वो हम समझ नहीं सकते हैं। और जहाँ तक हम लोग स्वरोजगार की बातें करते हैं, पहाड़ के लिए की बातें करते हैं, रोज़गार की बातें करते हैं, तो ऐसा वहाँ पे कुछ है नहीं। जितने भी लोग नीति निर्धारक हमारे शासन और सरकारों में बैठे, इस प्रकार की कोई भी नीति उन्होंने आज तक पहाड़ों के लिए नहीं बनाई है जो वहाँ पे कारगर हो। और आज मैं कहती हूँ कि 80 के दशक में जो स्थितियाँ थी, आज बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंगों में देखते हैं कि महिलाओं का विकास हो रहा है। लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि पहाड़ में हमारी जो मातृशक्ति उन कन्याओं में रहती है, उनके सरों से बोझ कम नहीं हुआ है। आज जो उस बोझ के तले दबी हैं, वैसे ही कठिन जीवन यापन करते हैं। तो इसमें सोचना होगा, तमाम सामाजिक क्षेत्र से जो लोग हैं वो चिंतन करें, मनन करें, और एक होकर हम कहते हैं कि अपने पहाड़ को बचाने की एक मुहिम छेड़ें, और पहाड़ बचेगा तभी हम। दर्शकों, आपने अभी सुना, उनकी बात में एक पीड़ा भी थी उत्तराखंड की उन तमाम महिलाओं की जो उन कंदराओं में रहकर अपना भरण पोषण करती हैं, अपने परिवार को पालती हैं, और उन बहनों का दर्द भी था कि जो कहीं ना कहीं से अपने आप को प्रोग्रेसिवली ग्रो करने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन तमाम उलझनों और तमाम अवरोधों के बाद भी, संसाधनों की अनुपलब्धता होने के बावजूद वो अपने आप को बेटर तरीके से ग्रो नहीं कर पाती हैं, या अपना सामाजिक या आर्थिक विकास नहीं कर पाती हैं। बहन जी, एक मेरा प्रश्न हो रहा है कि उत्तराखंड के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में नई नीतियाँ क्रियान्वित होती हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर उत्तराखंड की सरकार की अभी तक क्या अप्रोच रही है, और कितना सफल देखती हैं आपकी महिलाओं तक कितना पहुँची है उत्तराखंड की उन महिलाओं जो पहाड़ में आज भी
जंगलों में बहुत उन्हें कई अभी गुलदार की समस्या थी पौड़ी में, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं उत्तराखंड राज्य की लड़ाई से लेकर और आज तक, जब से पृथक उत्तराखंड बना है और आज तक मैं उत्तराखंड की कंदराओं में हूँ। मैं हिमालय बचाओ आंदोलन की सदस्य भी रही हूँ और तमाम अपनी बहनों के साथ हम काम करते हैं। वो कोई भी तबका हो, हमारी आंगनबाड़ी बहन हो, हमारी आशा बहनें हो, हमारी ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली, कृषि काम करने वाली हमारी बहनों, आप देखिए पूरी खेती बंजर हो चुकी है। वहाँ पे रोजगार का कोई भी प्रावधान, कोई भी साधन उनके नहीं है। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि उसमें जरा सा भी कोई अंतर हुआ कि उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए कुछ कार्य सरकारों ने किया हो और या कर रही हो। विगत वर्षों में आप देखो, जंगली जानवरों को कितने उन्होंने हमारी बहनों को निवाला बनाया। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करूँ अपने प्रदेश की सरकारों से, तो सड़कों पे हमारी बहनें बच्चा जन्मती हैं, उन्हें कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण कस्बों में रहते हैं, वहाँ से उन बहनों को इतनी दूर दूर तक आप देखो ना कि भेज दिया जाता है और रेफ़र किया जाता है और उनकी जान इतनी जोखिम में है कि ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना रोजगार के नाम पे कुछ है। आज भी हमारी महिलाएं वहाँ उसी तरह दहशत में जी रही हैं। अब कितना जंगली जानवरों ने अभी देखा होगा आपने, विगत इन्हीं दिनों में उन पर हमला कर दिया जब वो चारे के लिए जाती हैं। तो ये बहुत दुखद परिस्थिति है और कुल मिला के सरकारों ने कहीं पे भी, अगर वो बात करें महिला सम्मान की, महिला उत्थान की, तो मैं ज़ीरो उनको सरकारों को देती हूँ, कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि संस्थागत और सामूहिक रूप से सरकार की ओर से भी उस प्रकार के अभिनव प्रयास यदि शुरू भी किए गए हैं, तो वो अपनी अंतिम धरातल पर वो देखने को नहीं मिला। तो वीरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भी रहे यहाँ पर, और आज के कार्यक्रम को देखते हैं आप, कहाँ एक विजन क्या है आपकी इस सोसाइटी का, किस प्रकार आप चौनकोट एक जो क्षेत्र विशेष अभी बता रहे थे कि शैक्षिक रूप से उसका बड़ा महत्व रहा है पहले से ही, और कहीं गुदड़ी के लाल उन्होंने दिए हैं, तो क्या क्या कहना है आपको? मुझे बहुत गर्व की बात है कि मैं चौनकोट का हूँ और मेरा जन्म स्थान मेरा पौड़ी गढ़वाल है और मैं क्लासों का हूँ और मेरी पट्टी जयदेव है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि चौनकोट के जो लोग एकजुट होकर यहाँ पर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब पलायन हुआ धीरे धीरे करके आज ये स्थिति है कि आज हमारे गांव खाली हो चुके हैं, सभी लोग शहरों में आगे बढ़ चुके हैं। पूरा उत्तराखंड के जो गांव है, हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, वो सारे वीरान हो चुके हैं। पर कहीं ना कहीं सरकार की वहाँ कहीं ना कहीं नाकामी रही है, उसकी वजह से आज हमें सफ़र करना पड़ रहा है और हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को वापस लाने के लिए हम चौनकोट के लोग एकजुट हुए हैं। और ये हमारा 2019 के बाद दूसरा कार्यक्रम था और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे चौनकोट लोग, क्योंकि एक वीरांगना तिलो रोतेरी जिसके नाम से आज सरकार है उसको महिलाओं को प्रोत्साहित करती है, वो सम्मान करती है, उसकी धरती के हम लोग पुत्र हैं। और हमें बड़े गर्व की बात है कि वहाँ से कई बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं, नेता दिए हैं, बड़े बड़े अफसर दिए हैं, बड़े बड़े कर्नल आर्मी पर्सन दिए हैं। तो ऐसे ऐसे नेता चौनकोट से निकले, क्योंकि चौनकोट का जो इतिहास रहा है, क्योंकि चौनकोट के बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कोच रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रहा हूँ और मैं एज ए प्लेयर भी रहा हूँ और मैंने देश विदेश में नाम कमाया है। अभी G20 में मेरा एक डिबेट वार्ता थी, तो मुझे मोदी जी ने मुझे प्रोत्साहित किया है और आप लोग के आशीर्वाद से जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के करंट अफेयर में मेरा नाम अंकित हुआ है और मैंने कई अनलिमिटेड नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से मैं सम्मानित हुआ हूँ। और मुझे बड़े गर्व की बात होती है कि चौनकोट के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो वंश हैं, जो हमारे अंश हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे वहाँ से मिलते हैं, मेल खाते हैं, जिससे कि हमें अंदर हमारी एक प्रेरणा जागृत होती है, जिससे कि हम प्रोत्साहित होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने वीरेंद्र रावत जी को सुना, उन्होंने अपने विषय में बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका सम्मान हुआ है। वो बता रहे हैं कि G20 की जो बैठक है अभी भारत में चल रही है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसमें भी उन्होंने अपना जादू बिखेरा है। तो साथ में इस प्रकार के लोग, अब उन्होंने बताया कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोच रहने के बावजूद भी यदि उत्तराखंड और खासकर अपने क्षेत्र विशेष के लिए इस प्रकार की सोच रखते हुए उसके लिए धरातल पर काम करने का जज्बा रखते हैं, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं चीज़ों में बदलाव आएगा। और साथ में रावत जी, एक मेरा प्रश्न आपसे भी है कि उत्तराखंड में जब तक हम संसाधनों की बेहतरी के लिए काम न करें तब तक प्लान होता रहेगा, रिवर्स प्लान को लेकर क्या सोचना है? सर, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज हमारी 23 साल में हमें 13 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा रहा कि हमारे गढ़वाल का, खासतौर पर गढ़वाल का विकास हुआ। मुझे जब कुमाऊं को कोई मुख्यमंत्री बनाया तो कुमाऊं का जरूर विकास हुआ है, लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें प्लान करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, मतलब कई ऐसी रोडें नहीं हैं, कई ऐसी मजबूरियाँ हैं आज भी कि जबकि आप देखिए हमारे साथ बना झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और हिमाचल प्रदेश देखिए जो कि हमारे जैसे ही पहाड़ एरिया है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खिला के आया तो मैंने देखा हिमाचल में एक जगह भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश में हर आदमी रोज़गार कर दे रहा है, हर आदमी वहाँ भू कानून लागू है, वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वहाँ हर आदमी को कहीं ना कहीं उसको रोज़गार सरकार दे रही है और प्रोत्साहित कर रही है, बड़ी बड़ी पॉलिसीज है। पर लेकिन उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री आए उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा और सरकार को कोई उन्हें जनमानस से कोई लाभ नहीं। क्योंकि आज हम देखते हैं तो हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं खुद सबको बोलता हूँ कि हम एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी ऐसा भी तो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पहाड़ियों की सुध नहीं ली जा रही है। सरकारें कितनी भी आई लेकिन आज हमें मजबूर कर दिया कि पलायन होने में मजबूर है। गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, मतलब ये हालत है कि भूतहा मकान बन चुके हैं और 30,000 से ऊपर हमारे गाँव खाली हो चुके हैं। आपने उनकी बातों को सुना, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी उन्होंने वो हमारे दर्शकों के सामने आप सबके सामने प्रस्तुत की कि चीज़ें इस प्रकार के वैचारिक तौर पर भी सोची जा सकती हैं, इन पर विचार मंथन किया जाए और यदि ना किया जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड एक कहीं ना कहीं आर्थिक और सांस्कृतिक त्रासदी का शिकार होगा। और आज के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और विभिन्न संस्थाओं के रूप में कार्य करने वाले लोग आए हुए थे, जिन्हें सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियाँ प्रस्तुत की गई और इस प्रकार के कार्यक्रम यदि किए जाएँ और विशेष तौर पर क्षेत्र विशेष को लेकर, उसके चिंतन और मनन को लेकर, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो जनमानस है उसमें जागरूकता बढ़ेगी और जागरूकता बढ़ने के साथ साथ वो अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपने जो उसके संसाधनों के लिए लड़ेगा और साथ में एक बेहतर जीवन की कल्पना के साथ साथ उसको यथार्थ बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। आज हम राज्य की राजधानी देहरादून में हैं और जहां पर जोगीवाला की स्काई गार्डन में चौंतों परिवार सम्मेलन आयोजित हुआ, उसके संदर्भ में यहाँ पर आज के कार्यक्रम जो भी हुए, जिस प्रकार मुख्य अतिथियों ने अपनी बातें रखी, किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यक्रम की थीम क्या थी, उसको लेकर कार्यक्रम के आयोजकों से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ श्रीमान तीरथ सिंह राही जी हैं और उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था और क्या मैसेज वो ड्राइविंग करना चाह रहे थे। तो राही जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और वॉइस ऑफ माउंटेन का मैं स्वागत करता हूँ। ये जो चौंतकोट वेलफेयर सोसाइटी है, इसका जो गठन करने का उद्देश्य हमारा था, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में चौंतकोट क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है। मैं ये समझता हूँ कि इतिहास में इस तरह का किसी भी क्षेत्र को सम्मान नहीं मिला है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो चौंतकोट क्षेत्र में उस समय शिक्षा के केंद्र खुले लोगों ने अपने संसाधनों के द्वारा, जबकि कहीं स्कूलें नहीं थी। 150 साल पुरानी स्कूलें हैं, जिसका ये लाभ वहाँ के लोगों को मिला कि वो धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी नौकरियों में चले गए और बहुत बड़े बड़े उच्च पदों पर हासिल हुए। राजनीतिक सामाजिक जागरूकता उस क्षेत्र के लोगों में बहुत पहले से ही थी। सन 1951 में जब देश आज़ाद हुआ तो सन 1951 में वहाँ के जो गणमान्य लोग थे, बड़े लोग थे, विचारक थे, उन्होंने सोचा कि हमको सड़क बनाना चाहिए। जबकि उस समय पूरे उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं सड़क नहीं थी। तो उन लोगों ने संकल्प लिया कि जनशक्ति के द्वारा हम ये सड़क का निर्माण करेंगे। और सन 1951 में 15 अगस्त 1951 के दिन वो सड़क बननी शुरू हुई और एक साल के अंदर पूरी 51 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो गई। और तारीफ की बात यह है कि वहीं के व्यक्ति ने सेवरलेट गाड़ी ली और उस पर पहली गाड़ी भी चलाई। तो ये उस समय एक उदाहरण था। तो नेहरू जी हो गए और जो समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, सब ने इस प्रयास को बहुत सराहा और नेहरू जी ने इसको संज्ञा दी कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में चेकोस्लोवाकिया जो था वो पूरी तरह तहस नहस हो गया था। तो वहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा श्रमदान इस देश के अंदर किया, तब जाकर के वहाँ कुछ स्थिति हुई। तो उन्होंने उसकी तुलना उस श्रमदान से की और इस श्रमदान में बच्चे, बूढ़े, जवान सब आए। और यही नहीं कि चौंतकोट के लोग थे, हीरो खाल से, थैली साइड से, गैर साइड से लोग आए और उन लोगों ने श्रमदान किया और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बना। और पूरे उत्तराखंड के अंदर उसके बाद बहुत सारी सड़कें लोगों ने श्रमदान के साथ बनाई और जो आज भी मतलब एक इतिहास में उसको याद किया जाता है। राही जी, जैसे कि अभी आपने
इसके ऐतिहासिक विकास के मुद्दों के हमारे सामने प्रस्तुत किया। साथ में चौनकोट जो उत्तराखंड की एक वीरांगना थी तीनू रौतेली, जिसका नाम विशेष तौर पर वहाँ से जोड़कर देखा जाता है। चौनकोट वेलफेयर सोसाइटी चौनकोट के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए किस प्रकार प्रयास है? जो तीनू रौतेली जी है वो तो पूरे उत्तराखंड में एक अलग ही तरह का इतिहास है उनका, और हमारा सौभाग्य है कि हम पारिवारिक रूप से भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तीनू रौतेली पर जिस तरह से काम होना चाहिए था, चाहे वो हमारी आज की यहाँ की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जिस तरह से उसको हाईलाइट किया जाना था उस तरह से वो नहीं हो पाए, क्योंकि 350 साल पहले की ये घटना है जब उन्होंने इस तरह से वो किया, तो रानी लक्ष्मीबाई की तुलना में उन्होंने काम किया है। वो अलग बात है कि पक्ष अलग था, लेकिन फिर भी जो लड़ाई और जिस तरह से उन्होंने वो लड़ाइयाँ लड़ी है और जितने दिमाग से वो लड़ाई लड़ी है, वीरता के साथ लड़ी है, वो एक उदाहरण है इतिहास के। अब उस पर काम हो रहा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, जगह जगह हम उस पर कार्यक्रम बनाते हैं और धीरे धीरे करके उस पर हम सरकार पर भी बात कर रहे हैं कि जैसे तीनू रौतेली का पुरस्कार देते हैं, उसी तरह से कोई और कार्यक्रम उन पर चलाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उस पर हम लोग काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं राय जी का भी ये कहना है कि चौनकोट जो कि अपने आप में विशेषता रखता है ये क्षेत्र, उसको लेकर सरकार को भी आगे आना चाहिए। साथ में कुछ अन्य चीज़ें हैं। और राही जी, एक और प्रश्न जो कि हमारा चैनल निरंतर इस चीज़ को एक आवाज़ के रूप में उठाता रहता है, चकबंदी। ये हमारा प्रिय विषयों में से एक है। आप चकबंदी कार्यकर्ता भी हैं, और चकबंदी पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, किस प्रकार चकबंदी उत्तराखंड में फलीभूत? देखो, हम एक ही चीज़ बार बार कहते रहते हैं। सन 86 की बात है। सन 86 में हमने पहली बैठक, आज लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कोई चकबंदी प्रेरक हो गया, कोई कुछ हो गया, बात सवाल उसकी नहीं है, सबका हम स्वागत करते हैं। सन 84 में हमने पहली मीटिंग करी थी चकबंदी के लिए, तो गणेश सिंह गरीब जी उस बेचारे पहली बार करवा लाए थे, तो उनके मन में आया था कि चकबंदी से काफ़ी कुछ हो सकता है। तो चकबंदी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम अब और गंभीरता से उस पर सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कोई निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। और सरकार, क्योंकि सरकार ने एक्ट बना दिया, अब ये आज तक समझ में नहीं आया कि वो एक्ट गया कहाँ। कह रहे हैं कि हमने एक्ट स्वीकृत कर दिया है, सब स्वीकृत हो गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार की कोई मंशा है, क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई। तो हमारे पास उसके लिए बहुत सारे सुझाव हैं। हम मतलब कि उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि कानून की बात करेंगे तो हमारा ये कहना है, हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि जो वहाँ के अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। 1 नाली 2 नाली आधी नाली ज़मीन है। आज वो जिसको अपना खेत समझ के बैठे हुए हैं, जिसमें उन्होंने घर बना के रखा हुआ है, वो ज़मीन भी आज भी मेरी है। रिकॉर्ड में वो, यदि हम रिकॉर्ड खंगालते हैं तो उसमें हमारी निकलती है। तो एक तो उनके लिए समान रूप से कम जिसके पास ज़मीन नहीं है 10 नाली ज़मीन की व्यवस्था होनी चाहिए। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ वैसे बदलाव नहीं आ सकता। मैं अब चकबंदी की बात की तो वैसे कानून भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि साधारणतः कानून बने कि हमारे गांव में थोक होते थे, थोक मतलब व्यक्तिगत, जैसे मेरे दादाजी हो गए, फिर दूसरे के दादाजी हो गए, फिर तीसरे के, तो हम 4 दादाजी हमारे थे, तो 4 के अलग अलग थोक हो गए। तो यदि हम मेन दादाजी को पकड़ते हैं तो उस गांव में 3 या 4 ही रहे होंगे, तो हमको पहले उनका चेक बनाना होगा। जब उनका चेक बनेगा तो उनके परिवार के लोग उसी सन में सब समाहित हो जाएंगे। रानी जी, व्यक्तिगत तौर पे आपको लगता है कि स्वैच्छिक चकबंदी को लेकर लोगों में जागरूकता आएगी? और वो ऐसा है, स्वैच्छिक चकबंदी हो चुकी है। कहाँ? बीफ गांव में, और कई साल पहले हो गई जब चकबंदी की बात होनी शुरू हुई थी। आज तक वो, क्योंकि जब उसके लिए कोई कानून ही नहीं है, तो आज तक वो डिसाइड नहीं हो पाई कि वो चकबंदी है या नहीं है। इसलिए वो नहीं, कानून बनेगा और कानून ही तय करेगा, कानून से ही होगा, और तभी मिलेगी यहाँ चकबंदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं राही जी का भी ये विचार है चकबंदी को लेकर कि वो अवेयरनेस के साथ साथ में सरकार को भी इसके लिए प्रयास देना चाहिए। साथ में चौनकोट वेलफेयर सोसाइटी हो या अन्य कई कार्यक्रम हो, इस प्रकार एक कार्यक्रम उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होते हैं। और साथ साथ में उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए इस प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ निरंतर प्रयासरत रहें। उत्तराखंड एक नए रंग में दिखने लग जाता है, जिस प्रकार लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ में इस प्रकार का जोश और जज्बा आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं।
इस प्रकार के लोग जब उत्तराखंड में अपनी अभिनव सोच और अपने नूतन प्रयासों से कुछ नया करने का सोचते हैं तो ज़रूर उससे समाज में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैसर्गिक बदलाव आता है। तो बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आने वाला दिन पे से की संभालियावा, ए जावा